गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो बच्चे, लास्ट क्लास तक हमने 10th एक्सरसाइज को कंप्लीट किया। अब हम देखें कि हमारा ऑलमोस्ट जो बर्डन ऑफ मैथमेटिक्स है वो कम हो चुका है। प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स, इन दो चैप्टर्स को प्रायोरिटी पे पहले मैं पढ़वाऊंगा आपको, आप लोगों की मर्जी से। उसके बाद भी कुछ बच्चे चाहते हैं कि जो 5th चैप्टर है और जो एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम है वो भी पढ़ना है, तो वो भी पढ़ लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना, तो ये संभावना थी कि लॉकडाउन के समय में हम आपको मिलेंगे। यस, कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी आपके दिमाग में आ गई थी कि आप सोच रहे थे कि भाई अब स्कूल बंद हो गए हैं तो कैसे पढ़ाई होगी, तो कोई और ऑप्शन आपके दिमाग में आया। तो या तो अब ट्यूटर पढ़ लेते थे आप, तो ट्यूटर भी नहीं आ सकते थे क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का मैटर था। तो संभावनाएं पैदा होने लगी कि कहाँ पढ़ें, राइट। लेकिन पढ़ना तो डेफिनेटली आपने 9th क्लास का सिलेबस ही था। तो जो डेफिनेट आपने पढ़ना है, राइट, उसमें जो संभावनाएं थी सिलेबस के पूरे पढ़ने की या उसमें से कटे होने की, वो सब चीजें आपने इस लॉकडाउन के पीरियड में देखी। तो इसी संभावना शब्द को इंग्लिश में हम पॉसिबिलिटी बोलते हैं, राइट। और इसी पॉसिबिलिटी को हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। अगर मैं हिंदी मीडियम में बोलूं तो इसे प्रायिकता कहा जाता है। अब प्रोबेबिलिटी के सवालों की बात करें तो यूं समझ लीजिए, आज आप 9th क्लास में प्रोबेबिलिटी सुनेंगे तो 10th में भी आपको सुननी है, 11th में भी आपको, और आगे भी जाकर कॉम्पिटिशन्स वगैरह देंगे तो वहां भी आपको प्रोबेबिलिटीज को फेस करना है। तो आप छोटी छोटी बातों से क्लियर करिए कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चनों में हमें घुसने से पहले प्रोबेबिलिटी के बारे में जानना है। प्रोबेबिलिटी है क्या? जैसे अचानक आप घर से बाहर निकले शॉपिंग के लिए, तो आपने देखा यार बिल्कुल बादल छाए हुए हैं, और बादलों को देखते ही आपको लगा आज शायद गलती कर दी, छाता होना चाहिए था। या तो आप अपना प्रोग्राम मिस करेंगे या फिर ये माइंड सेट कर लेंगे यार देखी जाएगी, बारिश आई तो नहीं है ना, आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। यानी कि जब हम नेचुरली देख रहे हैं कि कुछ हो भी सकता है और नहीं हो सकता, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनमें हम ये संभावनाएं महसूस करते हैं। जैसे आपने किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए, किसी भी एक व्यक्ति ने गवर्नमेंट जॉब के लिए पेपर दिया, उसका सिलेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इन दोनों के अलावा तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि हम इस एग्जांपल में कुछ और सोच सकें। ऐसे ही बादलों को देखने के बाद आप ये महसूस कर सकते हैं कि बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, राइट और रॉन्ग। तो ऐसे ही अगर मैं कहूं कि आप एक मैच खेलें, क्रिकेट का एक मैच खेलें, तो उसमें क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, राइट। क्रिकेट के एक मैच खेलने में ऐसा हो सकता है कि आप जीत जाएं, ऐसा हो सकता है कि आप हार जाएं, और ऐसा हो सकता है कि मैच ड्रॉ हो जाए किसी कारण वजह से, राइट। या फिर ऐसा हो सकता है कि वो टाई हो जाए। तो देखा, मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया कि बारिश के होने ना होने का, तो दो कारण थे। जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो कुछ प्रोबेबिलिटीज बढ़ने लगती हैं चीजों की। जैसे क्रिकेट के मैच का मैं उदाहरण दे रहा हूं, जीत सकते हैं, हार सकते हैं, टाई हो सकता है या ड्रॉ हो सकता है। तो जब इवेंट्स की बात करते हैं, राइट रॉन्ग, तो हम जब इवेंट्स की बात करते हैं तो धीरे धीरे वेरिएशन पैदा होने लगते हैं। जैसे आपके हाथ में एक सिक्का था, राइट। मैच की बात मैंने की, तो मैच से पहले दो कैप्टन्स दो टीम्स के आमने सामने खड़े हो गए। उनमें से ये डिसाइड हुआ कि भाई बैटिंग कौन करेगा या फील्डिंग कौन पहले करेगा, तो फिर मेरे ख्याल से मारपीट ही हो जाएगी, कोई ना कोई सोल्यूशन चाहिए होगा। तो आपने नोट किया होगा बहुत बार कि वो मारपीट वाला कोई हिसाब किताब नहीं होता। एक अंपायर उधर होता है और उस अंपायर के हाथ में एक कॉइन होता है, वो उस कॉइन को टॉस करता है। तो कॉइन को जब वो टॉस करता है, तो टॉस करने के बाद एक कैप्टन बोलता है हेड, राइट, तो दूसरे के लिए बाय डिफॉल्ट टेल हो जाता है। तो जब एक व्यक्ति हेड बोलता है तो दूसरे वाले व्यक्ति के लिए भी कुछ ना कुछ होता होगा। तो दो लोगों के बीच में ऐसी ही कोई चीज टॉस की जाती है जो अगर डिमांडेड पर्सन, जिसने मांगा है, उसके लिए, राइट। वेयर आर यू सर, वी आर ऑल आर वेटिंग। अबे क्लास ले रहा हूं यार, कहां हो तुम? तो एक मांगेगा हेड, एक मांगेगा टेल। तो जो जीतेगा, अगर उसने हेड मांगा और तो उसके हाथ में आता है कि भाई वो बैटिंग करना चाहता है या फील्डिंग करना चाहता है, मतलब चॉइस इज गिवन टू द पर्सन वॉन द टॉस।
तो जब हम टॉस करते हैं तो इसका मतलब है कॉइन को टॉस करते हैं। तो जब कॉइन को टॉस करते हैं तो फिर संभावना हमें समझ आती है हेड होगा या टेल होगा, राइट। अब इसी तरीके से मान लीजिए मैं भी आपको क्या कर रहा हूं, मैं आपको रूबरू करा रहा हूं कि जो प्रोबेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं हमारे आसपास होने वाले इवेंट्स में एक पॉसिबिलिटी को शो करता है, राइट रॉन्ग। स्टिल समबडी इज राइटिंग, क्लास स्टार्ट करो, चेक कर लो मोबाइल पे। तो हम बात करते हैं कि जी ये जो पॉसिबिलिटी थी मैच के एग्जांपल में हेड एंड टेल की, वैसे ही अभी आप छोटे बच्चे हैं तो आपके हिसाब से बात करते हैं। आप लूडो खेलते हैं, राइट। तो लूडो जब आप खेलते हैं तो उसमें भी उसे खेलने के लिए एक डाइस का आप यूज करते हैं, और उस डाइस को जब आप थ्रो करते हैं तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है 6, यस और नो। बट ऐसा नहीं है कि 6 यूज होता है और बाकी नंबर यूज लूडो में नहीं होते हैं, सीधी सी बात है। तो जब आप लूडो में हर नंबर के यूज की बात करते हैं तो 6 नंबर से हमें बेनिफिट होता है कि हम अब एक घर खोल लेते हैं, राइट और रॉन्ग, और 5 आता है तो 5 स्टेप आगे बढ़ते हैं। एक मतलब टर्न आपकी जब आई उसमें 6 नंबर आया तो आपके हाथ में एक चांस था, या तो आप 6 स्टेप चलते या फिर कोई गोटी बाहर निकाल लेते, यस और नो। हाँ, तो बात समझ आ रही है? तो यस बिल्कुल सर, पहले मेरी क्लास भी नहीं चल रही थी, फिर मैंने बैक कर चलो किया। तो हमने जब लूडो की बात करी तो लूडो के अंदर जब हम डाइस को थ्रो करते हैं तो वहां पर खेलने वाले जो बच्चे हैं या स्टूडेंट हैं या जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके सामने वो नंबर्स आने लगते हैं, तो फिर आपको वहां पे प्रोबेबिलिटी दिखाई देती है। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। जैसे मान लीजिए आपको सिर्फ एक ही नंबर चाहिए और आपका फाइनल होने वाला है, राइट, फाइनली आप जीतने वाले, वो एक नंबर आपका नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ प्रोबेबिलिटी है 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो ये क्या है? ये जो नंबर्स हैं ये बढ़ते जा रहे हैं। जैसे क्रिकेट के मैच के अंदर मैंने एग्जांपल दिया कि 4 प्रोबेबिलिटी हो गई। हेड और टेल की बात करें कॉइन्स की तो 2 प्रोबेबिलिटी हो गई, राइट। इसी तरीके से जो प्रोबेबिलिटी है वो वेरिएट होती रहती है अलग अलग इवेंट्स के हिसाब से, राइट। इन अलग अलग इवेंट्स में फिर हम बात करते हैं कार्ड की। हालांकि आपके सिलेबस में कार्ड वगैरह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, फिर भी हम कार्ड का एग्जांपल लें तो आप ताश की गड्डी की बात करें, राइट, और हम उसे कलर के रूप में डिवाइड करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कार्ड जो है, राइट, आज की थ्योरी की क्लास में हमें समझना है कि प्रोबेबिलिटी टफ है क्या? नहीं, सारी बातें समझनी है हमें, और इसको ज्यादा गहराई में अभी नहीं, 10th क्लास में आप पढ़ेंगे बकायदा टेक्निकल वर्ड्स के साथ, कंपाउंडेड क्या होता है इवेंट, राइट, आउटकम्स क्या है, एवरीथिंग यू विल लर्न इन 10th क्लास ऑल्सो। तो अभी मैं ज्यादा आपको दिमाग नहीं खराब करूंगा। तो 52 कार्ड्स क्यों होते हैं? 52 कार्ड्स इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें काउंटिंग जो है बेसिकली कार्ड्स की वो 1 से लेके 13 तक होती है, राइट। अब 1 से लेके 13 तक के कार्ड में आपको जो नंबर है वो 2 से लेके 10 तक ही दिखाई देंगे, राइट। हाँ, और एक नंबर के लिए आपको ए वहां दिखाई देता है, फिर 2 से लेके 10 तक आपको नंबर दिखाई देते हैं, 11 के लिए जे दिखाई देता है, 12 के लिए क्वीन दिखाई देती है, राइट। हाँ, 10th में भी मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, राइट। तो फिर उसके बाद आपको उसमें के दिखाई देता है जो कि 13 के लिए होता है। अब ये 52 क्यों हो जाते हैं? तो ये 52 इसलिए होता है क्योंकि 13 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 52 होता है। अब 4 से क्यों मल्टीप्लाई करें? क्योंकि यहां पर आती है शेप्स। जब हम कार्ड्स के अंदर शेप्स की बात करते हैं तो कार्ड्स में शेप्स दिखाई देती हैं 4 तरह की, राइट। जैसे हम हिंदी में कहें तो पान है, ईंट है, हुकुम है, राइट, और चिड़ी है, राइट। और इंग्लिश में हमारे पास डायमंड है, क्लब है, स्पेड है और हार्ट शेप है। तो ये जो शेप्स हमारे पास होती हैं 4 होती हैं, इसलिए 13 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 52 कार्ड हो जाते हैं। लेकिन अगर 52 कार्ड्स को भी अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो वो 2 पार्ट्स होंगे इसके कलर, क्योंकि इन कार्ड्स के अंदर आपको 2 कलर दिखाई देते हैं। एक कलर दिखाई देता है ब्लैक और एक रेड। यानी कि अगर कलर के बेस पर अगर आप आते हैं और प्रोबेबिलिटी कलर वाइज सिलेक्ट करते हैं तो बिल्कुल कॉइन्स की तरह ही सिलेक्ट होता है, क्योंकि कॉइन्स में भी कितनी 2 ही प्रोबेबिलिटी है, एक हेड और एक टेल है। ऐसी कार्ड्स में भी 2 ही प्रोबेबिलिटी है कलर बेस्ड, जिसमें हम ब्लैक और रेड की बात करते हैं। तो ये जनरल से एग्जांपल हैं जो अपने सराउंडिंग्स में आप कहीं ना कहीं देखते हैं, यस और नो। तो इन थ्योरी से क्या समझ आता है? हमें इन थ्योरी समझ आता है कि हम प्रोबेबिलिटीज में और क्या सोच सकते हैं, व्हाट वी कैन सो।
एक हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं स्टैटिकल प्रोबेबिलिटी, राइट। जब स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो वहां पे कुछ टेबल फॉर्म्स में क्वेश्चंस वगैरह आपकी बुक में आपको दिखाई देंगे। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको ये एक टेबल फॉर्म दिखा रखी है, क्वेश्चन की बात कर लेंगे, डोंट वरी। तो यहाँ एक स्टैटिकल डाटा हमारे पास है और स्टैटिकल डाटा के अंदर कुछ जनरल फॉर्म में एक सर्वे हो रखा है, राइट। तो यहां कह रहा है कि 1500 फैमिलीज हैं, मतलब एक स्टैटिकल डाटा तैयार किया है 1500 फैमिली में। तो ये स्टैटिकल प्रोबेबिलिटी होगी जिसमें हमें टेबल फॉर्म में इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। तो यहां पर 1500 फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रंस वर सिलेक्टेड रैंडमली। रैंडमली का मतलब क्या है कि हम कोई सोच समझ कर नहीं जाते कि भाई फलाने के घर जाना है और फलाने के घर नहीं जाना है, मतलब एट रैंडम किसी पे भी एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। तो रैंडमली हम कभी भी कोई काम करेंगे इस प्रोबेबिलिटी के अंदर तो रैंडमली करेंगे, और रैंडमली जो हमारे सामने आएगा वो बस यूं ही हमने एकदम से सिलेक्ट कर लिया और उसका आउटपुट हमें देखने को मिला। तो यहां पर कुछ स्टैटिकल प्रोबेबिलिटी होंगी, कुछ आपकी जिसे मैं कह सकता हूं क्लासिकल थ्योरी है जो प्रोबेबिलिटी की, वो हमें पता होनी चाहिए। तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात करें तो क्या है कि आप जिस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, राइट। अब ध्यान से देखना कि आप नया साल आ रहा है, राइट, और एक 25 दिसंबर आ रहा है। तो 25 दिसंबर पे हो सकता है आपने एक डीजे का फंक्शन करवा लिया। डीजे किस लिए लगाया भाई? कि सब नाचेंगे, ऐसा बोलते हैं, सब नाचेंगे। तो क्या ये श्योर है कि सब नाचेंगे? तो वहां पर सबसे पहले मैटर करता है कि कितने सारे लोगों को आप इनवाइट कर रहे हो इस पार्टी में। तो जितने भी लोगों को आपने इनवाइट किया सबके नाचने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि सब नाचेंगे, राइट रॉन्ग। तो उसमें हो सकता है फुफ्फड़ ना चले, बुआ ना चले, चाचू ना चले, चाची ना चले, दादी से उठे ही ना जाए, घुटनों में दर्द है। तो इसका मतलब है कि जो आपके सैंपल स्पेस है, एक वर्ड आएगा सैंपल स्पेस, राइट। उस सैंपल स्पेस का मतलब है वो सारे सैंपल जो वहां पर डीजे पर अवेलेबल होंगे, दादा दादी, नाना नानू, चाचा चाची, भाई बहन, सारे के सारे वो जो वहां अवेलेबल हैं वो आपके सैंपल स्पेस है। लेकिन उस सैंपल स्पेस के अंदर जब हम वहीं डाइस में आते हैं तो वहां पर भी हमारे बहुत सारे सैंपल हमारे सामने होते हैं। कहते हैं ना भाई ये सैंपल बहुत बढ़िया है, राइट। तो वो बहुत सारे सैंपल्स में से एक सैंपल होता है, राइट। मुझे डांस नहीं आता है बट मुझे आता है, राइट। एक दिन आपके साथ डांस करने का मौका मिलेगा तो मैं वो भी कर लूंगा। तो हम समझते हैं कि हम यहाँ प्रोबेबिलिटी जब निकालते हैं, राइट। सर मुझसे क्वेश्चन 9 बन गया था, ओके वेरी गुड। मैंने दो क्वेश्चन आपको छोड़ दिए करने के लिए, क्योंकि आप लोगों को इतने सारे क्वेश्चन डिटेल में कराए हैं तो कर लोगे। फिर भी आपको लगता होगा तो मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिलेबस लगभग खत्म होने वाला है और उसके बाद फिर हम आपको रिविजन स्पेल में तो काफी कुछ कराने वाले हैं। तो सबसे पहली बात क्या आती है कि हम अपने इस प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं, इसे समझना है हमें, राइट। प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक वेरी करती है। प्रोबेबिलिटी में कुछ प्रोबेबिलिटी होती है श्योर प्रोबेबिलिटी और कुछ होती है इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी। अब इम्पॉसिबल क्या है और श्योर क्या है, राइट रॉन्ग। भाई अगर आप एक डाइस को उछालें, अगर आप एक डाइस को उछालें तो एक नेचुरल नंबर आना चाहिए, एक नेचुरल नंबर आना चाहिए। तो आप देखेंगे कि डाइस के अंदर सारे के सारे नंबर जो है वो नेचुरल नंबर है, यस और नो। तो जब भी फेंकोगे तो श्योर नेचुरल नंबर ही आएगा, दिस इज कॉल्ड श्योर प्रोबेबिलिटी, राइट। हाँ, तो श्योर प्रोबेबिलिटी समझ आया। इम्पॉसिबल क्या है? इम्पॉसिबल में आपने कहा कि जब आपने डाइस को थ्रो किया, राइट, व्हेन यू थ्रो अ डाइस रेंडमली देन यू आर एक्सपेक्टिंग 7। यार ये तो पॉसिबल नहीं है, जिंदगी भर अगर आप पासे को उछालते रहोगे तो वो श्योर 7 कभी आ ही नहीं सकता, तो ये इम्पॉसिबल हो गया। तो इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी भी अपने आप में एक नॉलेज वाली बात है, राइट रॉन्ग। फिर हमारे पास कुछ प्रोबेबिलिटी के अंदर ऐसे शब्द आते हैं जो कभी हो ही नहीं सकता, जिसे हम इम्पॉसिबल बोल रहे हैं। लेकिन कभी कभी आता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होते हैं, राइट। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि अगर आपके एक सैंपल स्पेस का कुछ हिस्सा अलग निकल गया है तो बाकी का हिस्सा उसे पूरा करेगा। तो आपके पास एक इवेंट को जब आप ई से डिनोट करते हैं, होने के इवेंट को, मतलब फेवरेबल इवेंट को ई से डिनोट करते हैं, तो ना होने के इवेंट को ई डैश से डिनोट करते हैं। मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मींस हम प्रोबेबिलिटी की बात करें जैसे हम हिंदी में प्रायिकता बोलते हैं, राइट। इसमें हमारे पास ई का मतलब होता है इवेंट, ई का मतलब है
इवेंट, राइट, और एस का मतलब है सैंपल स्पेस। अब इवेंट और सैंपल स्पेस क्या होते हैं, पहले हम समझते हैं कि सैंपल स्पेस क्या चीज है, राइट। सर हम 9 तथा 10 दोनों बना लिए हैं, बहुत बढ़िया बेटा, राइट। तो हम सबसे पहले सैंपल स्पेस को समझते हैं। मान लीजिए कि आपने एक कॉइन है जिसमें एक तरफ हेड है और एक तरफ टेल है, जो शेयर बना हुआ है वो हेड है, राइट, और जहां उस करेंसी लिखी हुई है वो आपका टेल है। तो अगर हम ये कहें कि सैंपल स्पेस कैसे बनाए जाते हैं, जब आप एक डाइस को थ्रो करेंगे तो डाइस को थ्रो करते समय, सॉरी कॉइन को थ्रो करेंगे तो कॉइन का जो सैंपल स्पेस बनेगा, राइट, अ कॉइन इज टॉस्ड। अब एक कॉइन को टॉस करेंगे तो इसमें सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा, सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस हमें इसके लिखने होंगे हेड और टेल। तो सैंपल स्पेस जब आप रिप्रेजेंट करते हैं सेट में, राइट, सर अच्छे से नहीं दिख रहा है, डार्क लिखें और डार्क कर दें, राइट। अ कॉइन इज टॉस्ड, एक सिक्के को हमने उछाला तो उसका सैंपल स्पेस ये बना। ऐसे ही अ डाई इज थ्रोन, एक डाइस को आपने फेंका, तो जब आप एक पासे को फेंकते हैं तो इस पे लिखे जाने वाले नंबर्स 1 2 3 4 5 और 6, ये जो 6 नंबर हैं, जो 4 है नीचे है, 6 जो है 1 के अपोजिट है, 5 जो है 2 के अपोजिट है, ये इसके अंदर आप इस छोड़ दिए कॉइन इज अ डाई इज थ्रोन। अगर हम डाई को उछालते हैं तो इसके सैंपल स्पेस कैसे लिखे जाएंगे, इसके सैंपल स्पेस में आएगा 1 2 3 4 5 6, ये इसके सैंपल स्पेस हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जिस इवेंट पे आप काम कर रहे हैं उसके सैंपल स्पेस आप कैसे तैयार करते हैं, राइट। हाँ मुझे मालूम है, मैं तो एक एग्जांपल की तरह बता रहा हूं कि सैंपल स्पेस क्या होते हैं। आपके तो इतने आसान क्वेश्चन है कि अभी अगर मैं एक्सरसाइज में घुस गया तो आज ही ये चैप्टर शुरू और आज ही ये खत्म भी हो जाएगा। मैं आपका बेस बना रहा हूं क्योंकि 10th क्लास में जब आप मुझसे मिलेंगे तो अभी का ही बेस आपको बाद में काम आने वाला है। तो ऐसे ही सैंपल स्पेस कैसे बनाते हैं समझ आ गया होगा आपको। मान लीजिए कि आपने कॉइन्स भी दो उछाल दिए, एक कॉइन्स ये है और एक कॉइन ये है। तो जब आपने दोनों कॉइन्स इकट्ठा उछाले तो क्या हो सकता है दोनों में हेड आ जाए, हो सकता है एक में हेड दूसरे में टेल आ जाए, हो सकता है इसमें टेल आए तो इसमें हेड आ जाए, हो सकता है इसमें भी टेल आए तो इसमें भी टेल आए। इसका मतलब है अगर आप 2 कॉइन्स उछालते तो फिर सैंपल स्पेस क्या होता, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। तो ऐसे में सैंपल स्पेस क्या होते, तब आपका सैंपल स्पेस होता हेड हेड कॉमा हेड टेल। चीजों को ना समझने की कोशिश करो, मैं आपको अभी बुक से कराऊंगा तो अभी खत्म हो जाएगा और आपका जो इंटरेस्ट है वो भी खत्म हो जाएगा, राइट। सर मैंने प्रोबेबिलिटी चैप्टर आज कंप्लीट कर लिया, मुझे भी पता है अगर मैं कंप्लीट करूं तो मेरा भी आज ही कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारे सैंपल स्पेस होगा। अभी सैंपल स्पेस के अंदर इवेंट क्या है, इवेंट आपकी डिमांड है, मतलब जो आप उसमें करना चाहते हैं। तो जैसे कि आप डाइस के अंदर ये कहें कि आपको एक इवन नंबर चाहिए, क्या चाहिए, इवन नंबर चाहिए। तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालते समय आपकी ये डिमांड हो गई और इवन नंबर इसके अंदर आपके पास 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है। तो जब सैंपल स्पेस में से आप इवेंट की बात करते हैं, जिस इवेंट को आप निकाल रहे हैं, राइट, मींस इवन नंबर, तो ऐसे में उसके अंदर जो बहुत सारे मेंबर्स या उसके इवेंट्स आने लगते हैं, तो ऐसे में जो इवेंट होता है इस इवेंट को हम कंपाउंड इवेंट बोलते हैं, राइट, कंपाउंडेड इवेंट बोलते हैं।
राइट। और अगर मान लीजिए कि वो कहता है कि इसमें मल्टीपल ऑफ 2 आने चाहिए, तो वो 2 4 6 ये भी कंपाउंडेड इवेंट ही कहलाता है, राइट। मान लीजिए वो कहते हैं कि नेचुरल नंबर, तो वे सारे के सारे नंबर आ जाएंगे और ये कंपाउंड इवेंट होगा। लेकिन अगर वो कहता है कि नंबर लेस देन 2, 2 से कम नंबर होना चाहिए, तो फिर वो एक सिंपल इवेंट होगा जिसमें सिर्फ एक होगा। तो अपने आप में 1 2 3 4 5 6 अगर अलग अलग आए तो सिंपल इवेंट, और अगर एक सैंपल स्पेस में से इवेंट के अंदर कुछ मेंबर्स आने लग जाते हैं तो इसे हम इसका कंपाउंडेड इवेंट बोलते हैं। तो बहुत छोटे छोटे सारे जो नाम है ये सब 10th में आपने सुनने हैं। कंपाउंडेड क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, ये सारी चीजें आपने सुननी है। बट मैं आज की थ्योरी में आपसे क्या कर रहा हूं, सिर्फ बात कर रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी के बारे में आगे जाकर कितना पढ़ना है, राइट। यहां तक कि प्रोबेबिलिटी के सवालों में आपको बहुत टेक्निकल वर्ड वगैरह भी सीखने होंगे, बट फिलहाल क्यों परेशान करूं आपको। आइए बात करते हैं कि हम यहां पर कैसे कैलकुलेट करते हैं प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने का तरीका हमारे पास क्या होता है, हम यहां इसे कैलकुलेट करते हैं टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल outcomes upon all number of possible outcomes। मतलब हम किसी इवेंट का जब प्रायिकता कैलकुलेट करते हैं, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन ऑल नंबर्स ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होता है। जैसे तो हम इसे हम बोलते हैं बेसिकली ये हमारे सैंपल स्पेस में जितनी वैल्यूज होती हैं उसको रिप्रेजेंट करता है, और ये सैंपल स्पेस में से बनाए गए क्वेश्चन को या एक्सपेरिमेंट जो हम कर रहे हैं उसके अंदर जो उसकी पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन की उससे रिलेटेड होता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक कॉइन को जिसमें हेड और टेल है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं। A coin is tossed. Find the probability of getting हेड। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हमने एक सिक्के को उछाला, राइट। एक सिक्के को या छिद्रित उछालने पर उस पे चित आने की प्रायिकता ज्ञात करो। हिंदी बड़ी टफ है इसकी। तो यहां पे क्या करेंगे, हम देखेंगे सबसे पहले सैंपल स्पेस क्या है। सैंपल स्पेस है एक हेड और एक टेल, और हमारा इवेंट क्या है, इवेंट हेड आने के लिए कह रहा है। तो ये कितने होंगे, दिस इज ओनली दिस, राइट। एंड अब इसकी क्वांटिटी क्या है 1 और इसकी क्वांटिटी क्या है 2। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है वो क्या होगी, राइट। इसका सैंपल स्पेस जो आपका बनेगा, राइट। इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, इतने से काम चल जाएगा। दिस इज 1 एंड दिस इज 2। अगर यहीं पर बोलता हेड और टेल बोलता तो भी हम इसी तरीके से 1/2 बोलते। ये सब चीजें आ रहा होगा आपको समझ में, राइट। आइए अब बात करते हैं कि हमारे को समझ आया कि प्रोबेबिलिटी में जो प्रोबेबिलिटी है वो कहां से लेकर कहां तक वेरी करती है। देखो या तो कुछ होगा, मतलब ये होगा इम्पॉसिबल, जीरो का मतलब है इम्पॉसिबल, और
1 का मतलब है श्योर। तो जो प्रोबेबिलिटी है वो इम्पॉसिबल से श्योर तक वेरी करती है, राइट? इम्पॉसिबल से श्योर तक वेरी करती है। तो प्रोबेबिलिटी की जो रेंज है वो कहां से लेके कहां तक जाती है? 0 से 1। तो आपकी जो भी कोई भी इवेंट आप कर रहे हो उसकी वैल्यू 0 से ज्यादा होगी, राइट? राइट, 0 से 0 के बराबर होगी या 0 से ज्यादा होगी या फिर 1 से कम होगी या 1 के बराबर होगी, जो भी आप प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं। मींस इट विल लाई बिटवीन 0 to 1। इतनी सी बात आपको समझ आती है। आइए अब आपको क्वेश्चन से मिलवाते हैं। आपके जो क्वेश्चन हैं वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 9th क्लास में समझ लो कि प्रोबेबिलिटी एक दिन में खत्म करने का चैप्टर है। अब हिंदी की बात कर रहे थे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों आपके सामने है। इन अ क्रिकेट मैच, एक क्रिकेट के मैच में अ बैट्समैन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम्स। एक बल्लेबाज ने 6 बार चौके लगाए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। देखो आपके पास सैंपल स्पेस की अगर हम बात करें तो उसमें 30 बॉल्स हैं, राइट? 30 गेंदे हैं, राइट? तो सैंपल स्पेस में क्या है नंबर है आपके पास? 30 बॉल्स, 30 बार आपने बॉल की है, राइट? ये मैक्सिमम टाइम है। और आपने जो बाउंड्री है, मतलब बाउंड्री लगने की, हिट्स अ बाउंड्री, वो आपके पास है 6। और ई डैश नॉट हिटिंग अ बाउंड्री, नॉट हिटिंग अ बाउंड्री, वो है 24। अब आपके क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा, राइट? एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है। चौका ना मारने की प्रायिकता ज्ञात करो। देखो, अगर आप चौका मारने की प्रायिकता निकालोगे तो कैसे निकालोगे, राइट? फर्स्ट क्वेश्चन, probability of hitting boundary होगी बेसिकली क्या? 6/30, दैट मीन्स 1/5। अब आप probability of not hitting a boundary, that is 24/30, means it is 4/5। तो आपका जो फर्स्ट पॉइंट है, इसे अगर आप बोल दें कि ये आपका ई है, राइट? ये आपकी ई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग अ बाउंड्री को हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये दिस इज इक्वल टू ए है। ये हमारे पास ए है और ये थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि दिस इज इक्वल टू बी, राइट? तो ये हमारे पास इवेंट ए और बी, दो इवेंट हो गए, एक होने की और एक ना होने की। यदि इसको एक बार हम जोड़ के देखें तो क्या आता है? होने की 1/5 और ना होने की 4/5, and this is equal to 1 plus 4/5 and this is 5/5, so equal to 1। तो अब याद रखें कि अगर किसी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी की बात करें तो दोनों का जो टोटल होगा वो 1 यूनिट के बराबर आएगा। इसलिए अगर हम कहें कि जो हमारा इवेंट होने का है, राइट, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है, ई डैश प्रोबेबिलिटी जो हमारी है
और ई प्रोबेबिलिटी जो हमारी है, एंड दिस बोथ आर इक्वल टू 1, होने की प्लस ना होने की, मतलब ना होने वाले पे हम ई डैश लगाते हैं, राइट, होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 है। तो अब आप देखो कि यहां पर आपको जो दिया था वो 6 चौके लगे थे, तो होने की निकालते आप, तो आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, probability of hitting a boundary, राइट, जिसे आप बोल सकते हैं 6/30 मीन्स 1/5, और यहां आप कर सकते हैं, तो इसे आप बोल सकते हैं लेट ई प्रोबेबिलिटी P इज इक्वल टू 1/5, राइट। अब आपके पास है E प्लस E डैश दैट इज इक्वल टू 1। अब E की प्रोबेबिलिटी आपके पास 1/5 है, तो E डैश की क्या हो जाएगी, तो हमेशा याद रखें, ना होने की प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए अगर आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी का पता है तो 1 में से माइनस करके आप निकाल सकते हैं। तो अगर ए और बी की प्रोबेबिलिटी, मतलब दो इवेंट है ए और बी, दोनों की प्रोबेबिलिटी का टोटल अगर 1 है, तो अगर ए की पता है तो बी की पता करने के लिए आपको 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। सर आपने लास्ट में ऐड क्यों किया, बताएं प्लीज। मैंने ये ऐड नहीं किया, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी का जो टोटल है वो 1 यूनिट के बराबर होना चाहिए। दिस इज द बेसिक रूल, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक लाई करती है, 0 से लेके 1 तक, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, कभी भी रहेगी तो 1 या 1 से कम, और 0 से नीचे नहीं आ सकती, नेगेटिव नहीं है, अगर है तो कुछ नहीं तो 0 है, मींस 0 मतलब इम्पॉसिबल, राइट। श्योर मतलब 1, पॉसिबिलिटी मतलब 0 से ज्यादा और 1 से कम, बस इतनी सी बात समझनी है। नो का मतलब 0, श्योर का मतलब 1, और मे बी समथिंग इज पॉसिबल दैट इज 0 to 1, बिटवीन 0 and 1। जैसे मान लीजिए बारिश हो भी सकती है और नहीं भी, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके 0 से 1 के बीच में लाई करती रहेगी। यस और नो, डाइस को आप फेंकेंगे तो वो 1 कब होगा, जब कहोगे नेचुरल नंबर आएगा, भाई कुछ भी फेंक लो नेचुरल नंबर ही आएगा, तो वो 1 यूनिट होगा। लेकिन कोई कोई इवन नंबर आना चाहिए तो फिर वो 0 से 1 के बीच में लाई करने लगती है। क्यों, क्योंकि सारे इवन नंबर डाइस में नहीं होते हैं, 2 4 6 होता है, यानी कि फिर प्रोबेबिलिटी जो फेवरेबल इवेंट है, राइट, फेवरेबल आउटकम है, वो 2 4 6 की वजह से 3 रह गए और सैंपल स्पेस में टोटल 6 हैं। तो प्रोबेबिलिटी स्टार्टिंग कहां से, 0 से, और कहां तक, यस। समझ में नहीं आया है सर, समझ में इतना सा समझना है बेटा। अगर मैं आपसे कहूं कि हमने जो सारा का सारा किया, इसको बिल्कुल क्लियर करके आपसे कहें कि आपका ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इसमें करना क्या है, ये आपको सीधे सीधे ये दे रहा है और पूछ रहा है फाइंड नॉट हिटिंग द बाउंड्री। तो नॉट हिटिंग द बाउंड्री आप सीधे सीधे कैलकुलेट करो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, मान लेते हैं ये आपका जो इवेंट है ये पी है, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो ई डैश की, ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो दिस इज 24, क्योंकि 24 गेंदों पे चौके नहीं लगे हैं और 30 में से 24 गेंदों पे नहीं लगे हैं, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4/5 है, जिसे आप चाहो तो 0.8 भी लिख सकते हो। तो अगर आप पॉइंट्स में दोगे तो भी मैक्सिमम 1.0 तक रहेगी, और अगर आप फ्रैक्शन में दोगे तो यूनिट 1 रहेगी, राइट। समझ में आ गया, ओके ओके क्लियर। बस इतना सा क्वेश्चन था, वो तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि इफ द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 1 and the probability of A is equal to 0.3, then find the probability of B। तो आप कहोगे सर 1 minus 0.3 is equal to probability of B, राइट। तो ये आपका था फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। कल तक ये चैप्टर खत्म भी हो जाएगा क्योंकि इतना आसान है और मुझे पता ज्यादा है, तो नॉलेज ज्यादा होने की वजह से कभी कभी क्या होता है, बताना 11th और 10th में होता है और वो हम 9th में बताने लग जाते हैं। सर दिखाई नहीं देता, H ज्यादा किराने से मत लिखें, अच्छा ज्यादा किनारे पे ना लिखें, दिखता नहीं है, ओके। सर सर्कल का टेस्ट फिर से लीजिए, अभी तो मैंने टेस्ट लिया ही नहीं, वो तो ऐसे ही प्रैक्टिस करा रहा था मैं।
अब तो बस एक बार खत्म हो जाए ये चैप्टर, फिर स्टैटिस्टिक्स, और फिर आपके 1-2 चैप्टर और हैं, उसके बाद टेस्ट ही टेस्ट है। अब यहाँ 1500 फैमिलीज हैं, तो नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है? 1500। तो सैंपल स्पेस में हमारे पास कितनी फैमिली आ गई? ऑल पॉसिबल, राइट? कितनी हो गई? 1500 फैमिली हो गई। विद 2 चिल्ड्रन, जिनके 2 बच्चे हैं, वर सिलेक्टेड रैंडमली, मतलब ऐसी 1500 फैमिलीज को चेक किया जिनके 2 बच्चे थे। अब 2 बच्चों के संग तो बहुत सारी संभावना है। जब 2 बच्चे होंगे तो हो सकता है दोनों बेटियां हो सकता है एक बेटी हो सकता है बेटी ना हो। अगर आप 1500 परिवारों में जाएं, राइट रॉन्ग, 1500 परिवारों में जाएं तो 2 बच्चे वाले परिवार में जाएं तो आपको ऐसा पता लगेगा, राइट? तो यहां पर कह रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली, परिवार में जो लड़कियां हैं वो कितनी है? जिन परिवार में 2 लड़कियां थी उनकी संख्या है 475 परिवार, और जिस परिवार में सिर्फ एक लड़की थी ऐसे परिवारों की संख्या थी 814, और जिस परिवार में लड़कियां थी ही नहीं वो थे 211 परिवार। तो आपने इस क्वेश्चन के अंदर क्या समझना है? क्वेश्चन को ध्यान से समझना। सैंपल स्पेस मीन कि जिसमें से आपको ये सिलेक्ट करना है कि इसमें से हो क्या सकता है। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि सिक्का उछालने के बाद, राइट, सिक्का उछालने के बाद आप डाइस की बात नहीं कर सकते कि उसमें 6 आना चाहिए, राइट रॉन्ग, हेड या टेल के अलावा तो कुछ उसके अंदर है नहीं, तो 6 नहीं आ सकता। तो सैंपल स्पेस उसके होंगे हेड और टेल, या डाइस उछालने के बाद हेड आना चाहिए, ये कैसे पॉसिबल है? तो हमें पहले जिस चीज को हम, जो इवेंट या जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे होते हैं, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसी के अंदर से देखी जाएगी जो उसके सैंपल स्पेस होंगे। मतलब सैंपल, जैसे आप कहते हैं ना भैया शर्ट दिखा दो, तो वो आपको सैंपल दिखाने लगता है कि देखो सर ये सैंपल हमारे पास है, इनमें से कौन सी आपको चाहिए। फिर आप कहते हैं भैया रेड कलर में दिखा दो, तो रेड कलर वो आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई उस सारे के अंदर से। दुकानदार दुकान लगाने से पहले ये सोच रहा था कोई रेड मांगेगा, कोई ग्रीन मांगेगा, कोई येलो मांगेगा, कोई 2 रेड मांगेगा, कोई 3 रेड मांगेगा, ये सब उसकी संभावनाएं थी। लेकिन जो डिमांड होगी उस डिमांड को देखते हुए वो क्या कर रहा है? कलेक्शन कर रहा है, तो वो सैंपल इकट्ठा कर रहा है, वही सैंपल स्पेस है। डाइस के अंदर से अगर आपसे कोई 7 मांगेगा तो सैंपल स्पेस में है ही नहीं, इम्पॉसिबल हो जाएगा। यस और नो? कोई 0 मांगेगा तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। समझ आई बात? तो सैंपल स्पेस मतलब जिसके ऊपर बेस्ड हमारी प्रोबेबिलिटी है उसके सारे मेंबर्स की बात कर रहे हैं, ऑल मेंबर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। यस और नो? दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। तो कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग, या छिद्रिया चुने गए उस परिवार की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसमें हमें बताना है क्या जो कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें बोलता है, द फर्स्ट क्वेश्चन ही आस्क 2 गर्ल्स, जिस परिवार में 2 लड़कियां हों। तो 2 गर्ल्स की बात कर रहा है, तो 2 गर्ल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स इन अ फैमिली। एक परिवार में जहां 2 लड़कियां हों ऐसे कितने परिवार हैं? तो आप देखेंगे 2 गर्ल्स वाली फैमिली कितनी है? 475। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहां पर हमारा क्या होगा? फेवरेबल इवेंट, राइट? तो जो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स। इसके लिए कितनी फैमिली आ गई? 475। तो हाउ मेनी फैमिलीज? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स फैमिली, राइट? 2 लड़कियों वाली फैमिली कितनी है? 475 है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट कितने पे हुआ है? तो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है? टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज हमारे पास है 1500। तो 1500 परिवार हैं और क्वेश्चन से जुड़े हुए हैं 475 परिवार, यानी कि 1500 में से 475 परिवार। तो हमारा आंसर होगा इसका, फर्स्ट क्वेश्चन का
probability of two girls family in family upon total number of families। तो ये आपके पास आंसर आया जी 475 अपॉन 1500। यहां पर 2 गर्ल्स 1 गर्ल 0 गर्ल नहीं लिखना है, राइट? बना नहीं रहा हूं क्वेश्चन, बता रहा हूं जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है आपकी एक्सरसाइज में, बुक में, एनसीईआरटी में। तो यहां पर जो आपका आंसर आएगा, इसे अगर आप कैंसिल आउट करते हैं तो 5 से काट देते हैं तो 5 नीम 45 और भाग होता 5 पंजे 25। 5 नीम 45, 5 पंजे 25, 5 तिया 15 और 5 से कट जाता है 19 पंजे 95, 5 6 30। So your answer is 19 upon 60. This is the answer of your first problem. Second problem इसने पूछी one girl in a family. राइट अगर आप 1 गर्ल की बात करते हैं तो आपका क्वेश्चन आता है सेकंड का सेकंड पार्ट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गर्ल इन फैमिलीज। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गर्ल इन फैमिली कितना है? 814। और टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है? वो है 1500। तो आपका यस जो इवेंट हो गया वो ये हो गया ना आपका। तो दिस यू कैन से इवेंट आपका हो गया प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगा आपका, सीधे लिख दें 814 अपॉन 150। 2 से काटोगे 2 चौक 8, 0 2 सते 14, 2 सते 2 पंजे 10, राइट? सो दिस विल बी योर आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम, राइट? थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा इसने? नो गर्ल्स, कोई भी लड़की ना हो, और 0 का मतलब है 211 फैमिलीज। तो सेकंड का थर्ड क्वेश्चन नो गर्ल इन फैमिली। तो कितनी फैमिलीज ऐसी हैं? ये है हमारे पास 211 फैमिलीज। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर आप निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज सो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा इसमें 211 अपॉन 1500। तो आज के लिए इतनी बात करेंगे, कल इसी के आगे चलेंगे और इस चैप्टर को हम कल ही खत्म करेंगे। फिर हम आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। इस चैप्टर में सिर्फ इंट्रोडक्शन है, आगे जाके प्रोबेबिलिटी में पढ़ने के लिए कार्ड्स, डाइस, कॉइन सब कुछ होगा। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सारे के सारे स्टैटिस्टिकल डाटा है और स्टैटिस्टिकल डाटा में ज्यादा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना पड़ता, सीधे सीधे क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। सो एक बार फिर दोबारा से इसी स्मार्टनेस के साथ हम मिलेंगे कल। थैंक यू, बाय, टेक केयर।